नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन शुरू कर रहे हैं। छतरपुर से एक बड़ी खबर है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। 2 आरोपियों ने गोली मारकर हत्या की। गोवारा ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह की हत्या की गई। परिजनों ने अस्पताल में इसके बाद जमकर हंगामा किया। मौके पर कांग्रेस के नेता और पुलिस बल पहुंच चुका है, मौजूद है। बड़ी खबर छतरपुर से, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या की। 2 आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। काफी हंगामा किया है परिजनों ने। गोवारा ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह की हत्या के बाद परिजन, भारी संख्या में समर्थक, नेता वहां पहुंच गए और इसके साथ साथ भारी पुलिस बल भी तैनात है। नरेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, बताएं क्या हुआ है वहां? छतरपुर जिले का जो बड़ा मल्हारा ब्लॉक, बड़ा मल्हारा थाना है, उसके अंतर्गत जो छतरपुर रोड है, वहां पर आज जो कांग्रेस ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं, गोवारा कांग्रेस ब्लॉक के जो अध्यक्ष थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और उनका नाम इंद्र प्रताप सिंह परमार था, जिनको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। इस पूरी हत्याकांड की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है, क्योंकि इंद्र प्रताप सिंह परमार जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गोवारा ब्लॉक के हैं, उसके पहले भी उनके भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम है, पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की गई है। और जो इंद्र प्रताप सिंह है, जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जिनकी हत्या की गई है, वो 2 अज्ञात आरोपियों पर ऐसा बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर उनकी हत्या की है। उसके बाद जैसे ही हत्या की बात यहाँ पर सामने आई, जैसे डॉक्टरों ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष को मृत घोषित किया, तो उसके बाद यहाँ पर परिजन और नेता बेकाबू हो गए और जिला अस्पताल में हंगामा किया है। नरेंद्र, किस वक्त की घटनाक्रम है और इसके बाद अब क्या स्थिति है? तनाव के हालात होंगे, वहां पुलिस बल तैनात है, बताया आपने। क्या स्थिति अभी वहां है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कांग्रेस के चूंकि ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो जनता से सीधे जुड़े रहते हैं, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी जिला अस्पताल में पहुंच गए थे, तो उसको लेकर काफी तादाद में वहां पर भीड़ थी, जिसको कंट्रोल के लिए पुलिस को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि परिजन हंगामा करेंगे, जिसके चलते पुलिस ने भी वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी और भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया था। बावजूद इसके भी चूंकि लोकप्रिय कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे इंद्र प्रताप सिंह परमार, जिनकी जैसे ही उनको मृत घोषित किया गया था, उसके बाद ही यहाँ पर में आक्रोश था, और जो हत्यारों के खिलाफ आक्रोश था, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है पुरानी रंजिश को जोड़कर बताया जा रहा है। सचिन शर्मा एसपी उस इलाके के हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सचिन जी, एक घटनाक्रम घटा है, छतरपुर में हत्या हुई है, बताएं इसके बारे में कोई जानकारी आपको मिल पाई? जी, छतरपुर जिले में ये बड़ा मल्हारा थाना अंतर्गत कुछ देर पहले घटनाक्रम हुआ है। मैं घटना स्थल पर ही हूँ और जिले की जो सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और कुछ वाइटल क्लूज मिले हैं अभी तक की जांच के दौरान, तो उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश है। क्या ये रंजिश पारिवारिक है या चुनाव से जुड़ी है, राजनीतिक है? ये चुनाव से जुड़ी होना अभी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा जी। ये है कि कुछ वीडियो फुटेज और कुछ वाइटल क्लूज लगे हैं, उनकी शिनाख्ती के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उनके समर्थक, नेता, साथी भी पहुंचे हुए हैं। हालात किस तरह के हैं वहाँ? हालात सामान्य है। मैं खुद घटनास्थल पे हूँ और सभी टीमें तैयार करके शिनाख्ती के लिए और गिरफ्तारी के लिए भेज दी गई हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी जिस तरह से हमको दे रहे थे एसपी महोदय। उनका कहना है कि उस इलाके में तनाव तो है, लोग भी जमा हुए, लेकिन इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। एक पुरानी रंजिश बताई गई, जिसकी वजह से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की 2 आरोपियों ने गोली मारकर हत्या की है। वो कौन लोग हैं, किस तरह के हैं, इसका खुलासा फिलहाल पुलिस नहीं कर रही, लेकिन जांच कर रही है और भारी पुलिस बल उस इलाके में तैनात है। शुक्रिया नरेंद्र आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि उस पूरे इलाके में तनाव के हालात हैं, लेकिन भारी पुलिस बल वहां पहुंच चुका है, स्थिति को नियंत्रण में किया है। अलग टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास। चलिए बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। चिंता की बात यह कि देश को तेजी से फैलते संक्रमण वाले राज्यों में मध्य प्रदेश भी शुमार है। मार्च के महीने में इंदौर, भोपाल समेत कुल 10 जिले ऐसे हैं जहां प्रतिदिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर चुनौती बना हुआ है।
मौजूदा हालात को देखते हुए विधानसभा का बजट सत्र वक्त के पहले खत्म हो गया। प्रदेश सरकार ने इंदौर, भोपाल में नाइट कर्फ्यू समेत कुछ और प्रभावित शहरों में रात 10 बजे तक बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया, लेकिन विपक्ष ने इस पर भी सवाल उठाए। भोपाल के बाजार में कोरोना काल के दौरान लापरवाही की ये तस्वीरें ही शायद वजह बनी नाइट कर्फ्यू के फैसले की। तमाम जागरूकता अभियान, प्रचार प्रसार के बावजूद लोग कोरोना की वैक्सीन के बाद इस महामारी को खत्म मानने लगे थे। मास्क और सैनिटाइजर को लेकर जो गंभीरता शुरू में थी वो गायब हो चुकी थी और अब नतीजा सबके सामने है। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। लेकिन इन शहरों में यदि केस बढ़ते हैं तो यहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। इन हालातों को समझने के लिए जरा आंकड़े देखिए। जनवरी के पहले 15 दिन में 8,652 नए मरीज मिले थे और 133 मरीजों की मौत हुई थी। 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच 4,040 नए संक्रमित मिले और 61 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि पूरी फरवरी में 6,839 नए मरीज मिले हैं और 53 मौतें हुई हैं। लेकिन मार्च के 14 दिनों में ही 6,492 नए मामले सामने आए और 22 मरीजों की मौत हो गई। जाहिर तौर पर हालात अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। कोरोना की जिस तरह से, जिस रफ्तार से उसकी गति तेज हुई है, उससे न केवल भोपाल, इंदौर या बड़े बड़े शहरों के भीतर पूरा पैर पसार रहा है। यदि ऐसा हम विधानसभा चलाते रहे, अभी सरकार का शायद रात को कर्फ्यू का आदेश कर दिया उन्होंने, नाइट कर्फ्यू रहेगा। भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, कई जगह नाइट कर्फ्यू की घोषणा हुई है। तो वो कर्फ्यू लगा रहे और हम विधानसभा सत्र चलाते रहे तो ये शायद उचित नहीं होता। विधायक कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आधा दर्जन के लगभग विभाग के यहाँ पर सचिवालय के जो अधिकारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कोरोना के संक्रमण के इस नए दौर में हम किसी प्रकार की आम जनता के लिए भी और इस पूरे परिसर के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार नाइट कर्फ्यू और बाजार बंद के साथ साथ दूसरे उपायों पर भी विचार कर रही है। बीते 5 दिनों के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश के दोनों बड़े शहरों को और सतर्क रहने की जरूरत है। 10 मार्च को प्रदेश में 516 लोग पॉजिटिव आए। इनमें से इंदौर के 184 जबकि भोपाल के 92 हैं। 11 मार्च को 530 पॉजिटिव मिले। इनमें इंदौर के 196 और भोपाल के 58 हैं। 12 मार्च को 603 पॉजिटिव में से 219 इंदौर के और 138 भोपाल के थे। 13 मार्च को संख्या बढ़कर 675 हो गई, जिसमें इंदौर के 247 और भोपाल के 118 संक्रमित थे। 14 मार्च को 743 संक्रमित सामने आए और इंदौर में यह आंकड़ा 263 और भोपाल में 139 पहुंच गया। 15 मार्च को कुल संक्रमित 797 रहे, जिसमें इंदौर के 259 और भोपाल से 199 मरीज शामिल थे। वैसे अब सरकार के फैसलों को लेकर विपक्ष उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। कोरोना कादर खान है जिसको रात में नहीं दिखता है, पकड़ता नहीं लोगों को। और दूसरा, अगर नाइट कर्फ्यू है 10 बजे से, तो दारू की दुकान भी 10 बजे बंद होना चाहिए। भाई दारू की, शराब की दुकान की 11:30 तक क्यों बंद होगी? भाई 11:30 तक 1.5 घंटे बंद रहेगी तो और कोरोना फैलेगा। कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार सख्ती के साथ साथ RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाने में भी लगी है। जिन क्षेत्रों में ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं उन क्लस्टर्स को चिन्हित कर कंटेनमेंट की कार्रवाई करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा सीट के ऊपर उपचुनाव की तारीखें आ गईं। 17 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे आएंगे। राहुल सिंह लोधी के इस्तीफा दे देने से दमोह सीट खाली हुई। राहुल सिंह लोधी कांग्रेस के विधायक थे। उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। चुनाव आयोग ने दमोह विधानसभा समेत देश भर में 2 लोकसभा सीट और 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। सभी जगह 17 अप्रैल को वोटिंग है और 15 दिन के बाद 2 मई को नतीजे आएंगे। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने उन सभी जगह 2 तारीख को ही एक साथ नतीजे आने हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बंगले के ऊपर एक बैठक हुई। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। विधायकों ने बताया कि कमलनाथ ने कई विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। कांग्रेस विधायकों ने बताया कि सरकार ने यह सत्र पूरा चलने नहीं दिया। कई मुद्दों और समस्याओं पर सरकार पीछे भागी। आगामी रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा दमोह में विधानसभा चुनाव, आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी कमलनाथ ने विधायकों से विचार किया, मंथन किया। कमलनाथ ने विधायकों को निर्देश दिया कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पर फोकस करें, पूरे जोर से उनको उठाएं। जो हारे हुए लोग हैं वो भूमि पूजन कर रहे हैं, वो कार्यक्रम सही आ जा रहे हैं, और जो निर्वाचित अधिकारी विधायकों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया, और जिस तरह सदन में तानाशाही भाजपा ने आज की है, इसके बारे में माननीय हम कमलनाथ जी से मिले। नहीं, आज हाउस जिस तरह से ख़त्म हुआ उस पर बात करना थी। कमलनाथ जी ने सबसे पूछना चाहता कि ऐसा क्यों हुआ, वो बात बताना थी। दूसरा, जिस तरह से अभी ओरछा के अंदर 2 दिन चिंतन हो रहा है, कांग्रेस का एक शिविर लगने वाला है ओरछा में, तो उसको लेके भी एक तैयारी की चक्कर में प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार धोखा कर रही है। तो ये इन्हीं सब मुद्दों को घेरने के लिए रणनीति को लेकर विधानसभा की स्थगित हो गई ना, वो तो हम लोगों ने जो घेरा है उसके बारे में चर्चा चल रही है। प्रदेश भर की जो व्यवस्था है उसको लेकर के, संगठन को लेकर के बहुत सारी बातें हुई है। नगरीय चुनाव लेकर के भी कहा है कि पार्टी ने कि अभी से तैयारी करो, जब भी चुनाव होगा पार्टी को मजबूती के साथ लड़ना है और कांग्रेस को लाना है सब मिलकर के, और सरकार को भी घेरो। जो भी कोई मुद्दे आते हैं, छोटे छोटे मुद्दों को इशू बना करके जनता की लड़ाई लड़ो। मध्य प्रदेश में होली के ठीक पहले शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश के 4.37 लाख कर्मचारी को 7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी और अंतिम किश्त उसकी 75% राशि जारी कर दी गई। ये राशि जल्दी कर्मचारियों के खाते में आएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक सरकार पर करीब 1400 करोड़ रुपए का भार आएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने कोविड-19 के कारण 1 मई 2020 से देय एरियर की तीसरी और अंतिम किश्त का भुगतान नहीं किया था। सरकार ने दीपावली से पहले अक्टूबर 2020 में 25% राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया था। हालांकि अब सरकार ने 7वें वेतनमान के एरियर की अंतिम किश्त की 75% राशि का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सरकारी स्कूलों के बच्चों के 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगूंज के समापन में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं अपने भांजे भांजियों से मिलता हूं। सीएम ने सभी से मास्क पहनने की अपील की और ये कहा कि अगर आपके मम्मी पापा मास्क नहीं पहनते तो उन्हें भी मास्क पहनने के लिए कहें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई बच्चा कम नहीं, मैं चाहता हूं कि सरकारी स्कूल का हर एक बच्चा देश विदेश में अपना नाम रोशन करे। बहुचर्चित भय्यूजी महाराज आत्महत्या मामले में चल रही सुनवाई में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। भय्यूजी महाराज के सेवादार और पीआरओ रहे शेखर शर्मा ने जिला कोर्ट में दिए अपने बयान में खुलासा किया कि भय्यू महाराज ने आत्महत्या करने से पहले एक बार और खुदकुशी की कोशिश की थी। भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन ठीक उसी तारीख के 2 दिन पहले यानी कि 10 जून को भी भय्यू महाराज ने नींद की गोलियां एक साथ खाई थी। 2 स्ट्रिप उसकी खरीदी। इसे वो खाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके दोस्त मनोहर सोनी और सेवादार संदीप पाटिल की समझाइश के बाद भय्यू महाराज ने ऐसा नहीं किया। भय्यू महाराज ने कहा था कि आज तो बचा लिया, बाद में कौन बचाएगा। इसके अलावा बयानों में भय्यू महाराज और उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी के बीच लगातार कलह की बातें भी सामने आईं। फिलहाल भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में करीब 48 लोगों के बयान होने हैं, जिनमें से अब तक 14 के ही बयान हो पाए हैं। जिला कोर्ट में चल रहे मामले की अगली सुनवाई 22 और 24 मार्च को होगी। शेखर शर्मा जो उनका पीआरओ अपने आप को बताता है, उसके बयान हुए थे। उसने अपने बयान में बताया कि सुसाइड करने के पहले 10 जून 2018 को एक मेडिकल स्टोर से 2 स्ट्रिप नींद की गोलियां लेके आए थे वो सुसाइड के लिए।
वो दिन अब तक कोई भी भूला नहीं है जब एक गरीब कर्ज लेता था और 3 पीढ़ियां ब्याज भरते भरते पूरी जिंदगी बिता दिया करती थी। लेकिन नरसिंहपुर में जो तस्वीर सामने आई वो झकझोर देने वाली है, जहां एक मजदूर ने पैसे कर्ज लिए तो उसके बच्चों को बंधक बना लिया। जन सुनवाई में पहुंचा भूरा यादव और उसके परिवार ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो एएसपी भी दंग रह गए। पीड़ित भूरा यादव ने रोते हुए बताया कि पौड़ी गांव के रहने वाले आजाद परिहार ने 2 बच्चों को कमरे में बंधक बना लिया। कहा कि जब तक ब्याज समेत पैसा नहीं चुकाएंगे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल भूरा मजदूरी करता है। 55,000 रुपए आजाद परिहार से उसने कर्ज लिया। उसके यहाँ 3500 रुपए महीने के हिसाब से पिछले 1.5 साल से पति पत्नी दोनों ही काम करते रहे, लेकिन 1.5 साल के बाद भी आजाद 76,380 रुपए बकाया बता रहा है। भूरा ने बताया कि दिन में काम करके रात में सभी को कमरे में बंद कर दिया करते हैं। भागने या रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी मिलती है। एएसपी ने तत्काल थाना प्रभारी को बंधक बच्चों को छुड़वाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी बच्चों को वो ये बोलते हैं जब तक बच्चे यहाँ रहेंगे जब तक तुमने ब्याज लगा कर पैसे नहीं दोगे हमरे तो बच्चों को बंधक बना लिया है। हाँ सर। कहाँ पर? आने जाते नहीं देते हैं, घर पे वहीं पे देखभाल में है सर। भी रात को भी अंदर कर लेते। तो हम पैसा देने तैयार में ब्याज लगा हम नहीं दे पाएंगे। अब गरीब आदमी साहब तुम बताओ। अच्छा तो हम काम भी कर रहे हैं जाने काम नहीं। तो तत्काल मैंने एसडीओपी को बताया, वो स्वयं जाके देखेंगे और उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई कराएंगे कि कोई बंधक कैसे बना सकता है किसी बच्चों को। और अगर 55,000 रुपए उसने लिए थे तो 1.5 साल से अगर वो नौकरी कर रहा है तो फिर भी तो उसमें हमने कहा जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होती है तत्काल करें उसमें। इंदौर में छात्र संगठन लगातार उच्च शिक्षा विभाग से ऑफलाइन परीक्षा निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक विभाग ने संज्ञान नहीं लिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ कराया, छात्र हित में फैसला लेने की अपील की। इंदौर में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। बैतूल में अजाक विभाग के प्राइमरी स्कूल शिक्षक के बगडोना और भोपाल स्थित निवास पर लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की। लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में एक कार्रवाई की। शिक्षक पंकज श्रीवास्तव के भोपाल स्थित घर मिनाल रेसिडेंसी में लोकायुक्त की टीम ने धावा बोला। ग्वालियर में एक व्यवसायी महिला के साथ उसके ही चचेरे देवर ने रेप किया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म का वीडियो बनाकर अपनी भाभी को ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए ऐंठे। 2 साल तक पीड़िता का शोषण करता रहा। पीड़िता ने थाने में मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी है। बैतूल में रेत से भरे डंपर ने भेड़ों के झुंड को कुचल दिया, जिसमें 21 भेड़ों की मौत हो गई। भेड़ों के मालिक ने बताया कि डंपर की स्पीड काफी तेज थी। ड्राइवर ने लापरवाही से चलाते हुए भेड़ों को कुचल दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। हटा के कंजरा गांव में एक घर में अचानक से आग लग गई, जिसमें एक महिला और उसके 5 माह के बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पंचनामे के बाद शव पीएम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। घटना के समय घर के अन्य सदस्य खेत पे काम करने गए थे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन मोड में है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि ड्रग्स तस्करों पर निगरानी करने वाली एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की विंग अपंग साबित हो रही है, क्योंकि विभाग में कुल पदों में 65% खाली पड़े हैं। जबकि इसी विभाग के सर्वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ देश नशे की गिरफ्त में है। सवाल उठता है, ऐसे में नशे पर लगाम कैसे कसेगी? मध्य प्रदेश में हाल ही में नशे के कारोबार में जो खुलासे हुए हैं, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। कहने को मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। दरअसल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के एक सर्वे में सामने आया है कि देश के 5% युवा अफीम और गांजे की गिरफ्त में है। बीते साल हुए सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में 8% लोग नशे की गिरफ्त में हैं, जो चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, कोकीन और अन्य नशीली दवाओं के आदी हैं, जिस पर लगाम नहीं लग पा रही है। राज्य के नारकोटिक्स विंग सिर्फ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। डोडा चूड़ा
जहाँ की डाइवर्शन हो रहा था वहाँ पे ये लोग कार्रवाई की, रेड किया तो उसमें स्थल पे ही पथराव और गोलीबारी दोनों हुई। हमारे ऑफिसर्स को विपरीत परिस्थितियों में जो है ये सब चीज़ सामना करना पड़ता है। भोपाल में आई थिंक ये पहली बार है कि हम लोगों ने इतनी मात्रा में LSD, MDMA और MD ये तीनों डिफरेंट सिंथेटिक ड्रग्स हैं, इनको पकड़ा है। अब आलम यह है कि नशे के पदार्थों की तस्करी पर नजर रखने और लगाम कसने वाला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स खुद अपने काम में नाकाम साबित हो रहा है। इसकी वजह है विभाग के पास बल की कमी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के पास देश भर में 1393 पोस्ट हैं। इनमें से 482 पोस्ट भरी हैं, जबकि 911 पोस्ट खाली हैं। इनमें सबसे ज्यादा वो पोस्ट खाली हैं जो मैदान पर मोर्चा संभालती है। खुद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने कुछ दिन पहले केंद्र को पत्र लिखकर बल की कमी का दुखड़ा रोया था। ये तो विभागीय कार्रवाई है, वो एक अलग इशू है, लेकिन हम लोग जो है उसमें भी अपने जिम्मेदारियों से कभी हटे नहीं हैं। और हमारे ऑफिसर्स जब भी इस तरह की कभी भी कोई भी सूचना मिलती है तो हम लोग कैसे भी मैनेज करते हैं। स्टाफ का कमी जो है उसको हम लोग खलने नहीं देते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स वो विभाग है जो नशे की पैदावार या धंधा करने वालों को लाइसेंस मुहैया कराती है। कितनी पैदावार होगी, कितनी एक्सपोर्ट होगी, ये तय करती है। साथ ही तस्करों पर नजर भी रखती है, कार्रवाई भी करती है। लेकिन बल की कमी के चलते ये काम नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा हमारे समाज को भुगतना पड़ रहा है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।